भाई, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है तेल की, ताकत की और उस देश की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो वेस्टर्न दुनिया ने सोचा बस इसे तोड़ना आसान है। अमेरिका, यूरोप और G7 सब ने मिलकर रशिया पर ऐसे सैंक्शन लगाए जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए। तेल पर बैन, बैंक्स को कट ऑफ किया, स्विफ्ट से हटाया और टेक्नोलॉजी भी रोक दी। उन सबका प्लान था रशिया का तेल ठिकाना बंद होगा, पैसा नहीं आएगा, वॉर मशीन रुकेगी। बट 3 साल बाद 2026 में रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की। अप्रैल में रशिया ने उतना ही ऑयल एक्सपोर्ट किया जितना मार्च में, एक बैरल भी कम नहीं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर 3 साल की सबसे एग्रेसिव इकोनॉमिक वॉर में एक बैरल भी नहीं रुका तो आखिर ये हो क्या रहा है, और सबसे जरूरी इसमें इंडिया कहाँ पर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जियोपॉलिटिकल ट्री। आई एम ग्लैड यू आर हियर। This channel exists for one reason: cut through the noise and tell you what's actually happening in the world, not what the headlines want you to believe. आज हम लोग रशिया के ऑयल इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन ड्रोन स्ट्राइक्स की जो आपने न्यूज में देखी होगी। यूक्रेन पिछले कई महीनों से रशिया के ऑयल रिफाइनरीज और स्टोरेज फैसिलिटीज पर रेगुलरली ड्रोन अटैक्स कर रहा है। वीडियोस ऐसे आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि जहां पर बड़ी बड़ी आग लगी हुई है, काला धुआं निकल रहा है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है और ये सब चीज बहुत पावरफुल लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोल है। एसोसिएटेड प्रेस, जो कि प्रो रशिया आउटलेट नहीं है, उन लोगों ने खुद ही माना है कि ये अटैक इन्वायरमेंटल डैमेज तो कर रहे हैं लेकिन रशिया का ऑयल रेवेन्यू नहीं रोक पा रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया ज्यादातर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं। रिफाइनरीज चलाओ, रशिया के घरेलू फ्यूल सप्लाई पर असर पड़ेगा, लेकिन जो क्रूड ऑयल टैंकर में भरकर समुद्र के रास्ते जा रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कंफर्म किया अप्रैल का जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम मार्च जितना ही था, क्योंकि अप्रैल में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, रशिया ने मार्च का जो बजट शॉर्टफॉल था वो भी कवर कर लिया। मतलब अटैक्स तो हुए, आग भी लगी, कैमरास भी चले, लेकिन तेल बहता रहा और पैसा आता रहा। अब जरा इनकी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इस साल की शुरुआत में एक बड़ी खबर आई, रशिया की जीडीपी जनवरी में 2.2% गिरी। हेडलाइंस में बहुत हो हल्ला हुआ, रशिया टूटा है और रशिया में सैंक्शन काम कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत इसका बिल्कुल उल्टा, गवर्नमेंट ने फिर नंबर रिवाइज की। जनवरी का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन निकला 1.8%, ना कि 2.2%। फरवरी में भी रिवाइज हुआ और मार्च में तो इकोनॉमी 1.8% से ग्रो हुई। मतलब पूरे Q1 2026 का जब हिसाब जोड़ा गया तो -0.3%, यानी न ग्रोथ हुआ न कोलैप्स हुआ, बस फ्लैट स्टैग्नेशन। और आगे का आउटलुक, इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद है, इंटरेस्ट रेट्स गिरने की, ऑयल प्राइसेस ऊपर है तो बजट गैप्स में बढ़ने की भी संभावना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रशिया में सब कुछ ठीक है। वॉर की जो कॉस्ट है, लेबर की जो शॉर्टेज है, उसमें तो काफी लोग अफेक्ट हो ही रहे हैं। लाखों लोग या तो युद्ध में या देश छोड़ चुके हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं मिल रही है। ये सब धीरे धीरे अंदर ही अंदर रशिया को खोखला करते ही जा रही है। लेकिन धीरे धीरे रशिया का खोखला होना और सैंक्शन से कोलैप्स होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आती है कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग टर्न। वेस्टर्न सैंक्शन का पूरा लॉजिक यही था कि यूरोप रशिया का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर था। यूरोप को हटा दो, रशिया के पास बेचने की जगह ही नहीं बचेगी, रेवेन्यू भी बंद और वॉर भी बंद। लेकिन रशिया ने कुछ ऐसा किया जो शायद प्लानर्स ने नहीं सोचा होगा। रशिया ने नए कस्टमर्स ढूंढ लिए। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना की गवर्नमेंट ने अपने रिफाइनरीज को, सिर्फ छोटी इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज नहीं बल्कि स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज को भी डायरेक्टली ऑर्डर दिया, रशिया से ऑयल खरीदो। अगर अमेरिकन सेक्शन की चिंता हो रही है तो यूएस अगर कुछ कह रहा है तो चाइनीज गवर्नमेंट आपके पीछे खड़ी है। ये सुनकर थोड़ा रुकिए, पहले चाइना क्वाइटली सैंक्शन के आसपास काम कर रहा था, कभी फॉलो करता दिखता था, कभी नहीं, हमेशा ग्रे जोन में ही रहता था। लेकिन अब उसने ओपनली, ऑफिशियली, पब्लिकली कहा हम यूएस सैंक्शन को नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है, इसके मायने हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब बात करते हैं इंडिया की, और ये हिस्सा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये हिस्सा सीधे हमसे जुड़ा है। 2022 में जब वेस्टर्न सैंक्शन लगे तो इंडिया ने एक चुपचाप लेकिन बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन लिया, रशियन ऑयल खरीदते रहो। क्यों? क्योंकि रशियन ऑयल पर डिस्काउंट दे रहा था। जब रशिया के पास से सारे कस्टमर भाग रहे थे तो वो अपना क्रूड ऑयल सस्ते में बेच रहा था। इंडिया ने मौका देखा और चीप क्रूड ऑयल खरीदना चालू कर दिया। इंडिया ने रिफाइनरीज में चीप क्रूड ऑयल प्रोसेस किया और रिफाइंड प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में बेचा। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडिया को 3 फायदे एक साथ मिले। पहला, डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस कम रहे, जो कि नहीं के बराबर बढ़े। पेट्रोल डीजल का जो दबाव आम आदमी पर पड़ सकता था वो कम हुआ। दूसरा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। जब एनर्जी सस्ती हो जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है और ट्रांसपोर्ट भी सस्ता हो जाता है, चीजें सस्ती रहती है। तीसरा, इंडिया ने रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके जो भी पैसा कमाया, यानी सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, उन सबसे फायदा इंडिया की जीडीपी को हुआ। और अब फरवरी से मार्च के बीच इंडिया ने रशियन ऑयल की परचेस लिटरली डबल। तो इंडिया इस पूरी स्टोरी में एक बड़ा प्लेयर है और शायद इसीलिए यूएसए और यूरोप हमेशा इंडिया के बारे में बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन इंडिया पर सैंक्शन का एक्शन भी लिया गया, लेकिन हमेशा की तरह इंडिया कुछ न कुछ चीजें करके बच ही जाता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत जरूरी पार्टनर है। लेकिन ये कंफर्टेबल सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी।
उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। इंडिया के अलावा और कौन कौन से देश इस नई टीम में है? इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस तीनों ने रशिया के साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। स्पॉट डिटेल्स नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, यानी ये टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है। और सबसे चौंकाने वाला नाम जापान। जापान को रशिया ने ऑफिशियली होस्टाइल कंट्री लिस्ट में डाला हुआ है। जापान ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है और फिर भी जापान रशिया ऑयल परचेज बढ़ा रहा है। वो ऑयल जो G7 प्राइस कैप के दायरे से भी बाहर है। रशिया को जापान से एक एश्योरेंस मिला हुआ है, जापान यूक्रेन को कभी वेपन नहीं देगा। इस एश्योरेंस पर आप कितना भरोसा करें ये आपकी मर्जी, लेकिन ऑयल डील्स तो हो ही रहे, डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं और टैंकर्स भी जा रहे हैं। तो जो मैप आपके दिमाग में बनता था रशिया आइसोलेटेड है, उसका ऑयल कोई नहीं खरीद रहा, वो मैप भी गलत है। ऑयल की डायरेक्शन बदली है, यूरोप से एशिया, लेकिन वॉल्यूम वो बिल्कुल वैसा की वैसा ही है। अब नेचुरल गैस की बात करते हैं और यहाँ पर यूरोप को अपनी एक बहुत बड़ी गलती माननी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया था कि 2025 आखिरी साल होगा जब वो रशिया से LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा, 2027 तक पूरी तरह बंद कर देगा। इसी डेडलाइन के पहले क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज ने खुद 2025 की शुरुआत में रशियन LNG की परचेज बढ़ा दी, डेडलाइन से पहले स्टॉक करने के लिए। यानी जिस रशिया को वो बैन करने की बात कर रहे थे उसे आखिरी मौके पर और ज्यादा खरीदने लग गए। पुतिन ने ये देखा और कहा ठीक है, हम खुद ही रिश्ता खत्म करते हैं। रशिया ने यूरोप को एनर्जी बेचना ही बंद कर दिया और फैसला शेड्यूल से पहले ही ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 साल से पुराना रिलेशनशिप था यूरोप और रशिया का, वो एक सेकंड में टूट गया। 1960 से जब सोवियत यूनियन था तो यूरोप रशिया गैस पर डिपेंड करता था। ये रिश्ता अब खत्म हो रहा है और रशिया खुद चलकर जा रहा है, अकेला नहीं गया। अब यूरोप अमेरिकन LNG खरीदेगा जो कि महंगी है और उसकी सप्लाई चेन भी लंबी है और वॉशिंगटन का यूरोप पर लिवरेज बढ़ता ही जाएगा। यूरोप ने रशिया को एनर्जी एनिमी बनाया और उसका नतीजा ये रहा कि वो अमेरिका के एनर्जी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा कस्टमर बन रहा है। कहानी यहाँ और इंटरेस्टिंग होती है, बैल्टिक सी में यूरोपियन कंट्रीज खासकर स्वीडन और ब्रिटेन रशियन ऑयल टैंकर्स को रोकने की बहुत ट्राई कर रहे हैं। कुछ टैंकर्स रोके भी गए, ब्रिटेन ने बड़े बड़े स्टेटमेंट भी दिए कि हम रशियन शिप्स को सीज करेंगे। रशिया का जवाब आया, हम उसको नेवल एस्कॉर्ट्स करेंगे। यानी इंसिडेंट याद रखिए, रॉयल नेवी नॉर्थ सी में 2 रशियन टैंकर सीज करने गई, लेकिन जब वहां पहुंची तो उन टैंकर्स के साथ एक रशियन नेवी फ्रीगेट खड़ा था। रॉयल नेवी पीछे हट गई बिना कुछ किए। उसके बाद ब्रिटेन ने रशिया शिप्स सीज करने का प्लान ही छोड़ दिया और क्यूबा जाने वाले 2 रशियन टैंकर्स, उनके साथ जो सबमरीन थी अंडर वाटर इनविजिबल, यूएस नेवी को पता था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रशिया चुपचाप धीरे धीरे अपना नेवल कॉन्वॉय सिस्टम को बढ़ाते गया। लोग इसे डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें जवाब भी मिल रहा है और ये सिर्फ बैल्टिक ओशन तक नहीं रहेगा। 2026 के अंत तक रशियन नेवल एस्कॉर्ट्स एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाएगा और ये अनुमान अभी से सच साबित दिख रहा है। अब एक और ट्विस्ट, और ये थोड़ा मजेदार है। अगर सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं होती तो अमेरिका खुद भी तय नहीं कर पा रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कई अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग धारणा है। कॉमर्स डिपार्टमेंट और कुछ व्हाइट हाउस के एडवाइजर्स, जो लोग इतने डरे हुए हैं ऑयल प्राइसेस से, उन्होंने चीप एनर्जी ही चाहिए रहती। अमेरिकन कस्टमर पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन पास में है और उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो इंटरनली ओके है रशियन ऑयल बाजार में आता रहे ज्यादा सप्लाई और कम प्राइस में। ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है, जो कि स्कॉट बेसेंट के अंडर में आता है, वो हमेशा सैंक्शन की बात करते रहते हैं। उनके हिसाब से पूरी ब्यूरोक्रेसी सैंक्शन के लिए ही बनी हुई, ब्यूरोक्रेसीज में वो काम बंद नहीं करती, इसके लिए वो बनी हुई। उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस कम्युनिटी का और मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट यूक्रेन को ही सपोर्ट करते हैं। उन्होंने रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की ठान रखी है। एक और अमेरिका में पॉलिटिकल विंग है जो कि सोच रहा है कि वोटर को अगर गैस प्राइसेस इजीली अवेलेबल है तो वो रशिया के साथ है, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाथ से रशियन ऑयल को अमेरिका मार्केट में आने दे रहा है और दूसरे हाथ से यूक्रेन को लोन ही दे रहा है, जो कि रशियन रिफाइनरीज को जला रहे हैं। मतलब मॉस्को में बैठा कोई एनालिस्ट अगर अमेरिका का अगला कदम समझने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ ऑनेस्टली बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वॉशिंगटन खुद नहीं जानता कि आगे वो क्या करने वाला है। और अब हिस्सा जो इस पूरी कहानी को सबसे जरूरी बनाता है, चाइना ने एक और लाइन क्रॉस करी। पहले ये था कि वेस्टर्न सेक्शन काम इसलिए करते थे क्योंकि उन देशों को यूएस मार्केट खो देने का डर था, यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से खराब होने का भी डर था। और यह डर इतना बड़ा था कि ज्यादातर देश चाहे मन से या बिना मन से हमेशा यूएस का साथ देते थे। चाइना भी यही काम करता था, हमेशा फॉलो करता था। लेकिन अब चाइना ने अपनी चाल बदल ली है। चाइना ने अपनी रिफाइनरीज को डायरेक्टली ऑर्डर दिया है कि यूएस सैंक्शन को इग्नोर करो, हम आपके टैंकर्स को समुद्र में प्रोटेक्ट करेंगे और हम आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करेंगे। तो दुनिया को एक मैसेज गया कि चूज करो, आप या तो अमेरिकन रूल्स फॉलो करो या चाइना के साथ ट्रेड करो। और यहाँ पर एक ब्रूटल रियलिटी ये भी है, अगर दुनिया के ज्यादातर देश खासकर डेवलपिंग कंट्रीज यूएस से ज्यादा चाइना पर डिपेंड करती, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई चेन है और ट्रेड भी चाइना के साथ ही है। अगर चाइना इस पोजीशन पर टिका रहा तो काफी देश कैलकुलेशन करेंगे कि क्या यूएस सैंक्शन को अवॉइड करने का रिस्क चाइना के ट्रेड खोने के रिस्क से कम है या ज्यादा। और जैसे जैसे कैलकुलेशन शिफ्ट होती जाएगी, वेस्टर्न सैंक्शन सिस्टम स्लोली क्वाइटली इरोड होने लगेगा। ड्रामेटिकल कोलैप्स नहीं, डील बाय डील, कंट्री बाय कंट्री, ईयर बाय ईयर। अब हम इंडिया की बात करते हैं। सभी के साथ असली सवाल तो यही है कि इंडिया ने जो अब तक ये किया है वो जेन्युइनली स्मार्ट मूव था या नहीं। रशियन ऑयल खरीदा सस्ते में, अपनी इकोनॉमी को बेनिफिट दिया, बट वेस्टर्न सैंक्शन को ऑफिशियली ऑफेंड नहीं किया जा सकता। यूएस से रिलेशन भी बनाए रखने हैं क्योंकि हमारी ग्लोबल मार्केट में हमेशा नॉन अलाइनमेंट पोजीशन ही रही है कि हम किसी भी कंट्री के साथ ऑफिशियली नहीं है और हम सबके साथ भी है। लेकिन अब गेम बदल रहा है। चाइना ओपनली यूएस को चैलेंज कर रहा है,
रशिया एशिया के साथ लॉन्ग टर्म डील्स लॉक कर रहा है। दुनिया तो ट्रेडिंग स्फेयर्स में बढ़ रही है और इंडिया इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। इंडिया चाइना पर डिपेंड नहीं करना चाहता, बॉर्डर्स टेंशन है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है और इंडिया यूएस को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि यूएस के साथ हमारी डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स है। लेकिन रशियन तेल इतना सस्ता है और इतना रिलायबल है कि उसको छोड़ना भी बहुत मुश्किल है और ये गैप कोई फील नहीं कर सकता। अगर यूएस ने सीरियसली सेकेंडरी सैंक्शन लगाए, यानी जो भी इंडियन कंपनी या बैंक रशियन एनर्जी में इन्वॉल्व है तो उसे यूएस मार्केट में ब्लॉक करने की धमकी मिल रही है, तो इंडिया के सामने एक रियल चॉइस आएगी। अभी तक ट्रम्प हमको सैंक्शन से ही धमकाते हुए आए हैं और ट्रम्प के धमकाने के बाद हमने अपनी इंडियन कंपनी को रशियन ऑयल से ट्रेड करने पर मना कर दिया है। लेकिन अब समय को देखते हुए आगे की सोचना चाहिए कि आगे हम कब तक ट्रम्प के सैंक्शन पर डिपेंड रहेंगे या अपनी खुद की इकोनॉमी को बचाने के लिए हम रशिया के साथ जाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन परमानेंटली कंफर्टेबल नहीं रहेगी। अब आते हैं वापिस हम रशिया और यूरोप के ऊपर। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा लूजर जो है मेरे मुताबिक वो है यूरोप। यूरोप ने रशिया को, जो कि उसका सबसे करीबी और सबसे सस्ता एनर्जी पार्टनर था, फालतू के यूक्रेन के चक्कर में दुश्मन बना लिया और अब यूरोप के पास खुद का अपना नेवी भी नहीं है वो जो टैंकर्स रशिया के रोक सके। कितने ही सालों से जो यूरोपियन कंट्रीज है वो हमेशा इंपोर्ट्स के ऊपर ही डिपेंड रहे हैं। अब अमेरिका की तरफ से भी उनको दोहरी मार पड़ रही है, जो कि अमेरिका एलएनजी भी बेचना जा रहा है उसको, रशिया को वो दुश्मन बना चुके हैं और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के मुद्दे पर वो अमेरिका के साथ नहीं है, तो वो बीच में फंसे हुए हैं। यहाँ पर कहानी का कंक्लूजन ये है कि ये कहानी तेल की नहीं है, ये कहानी है उस पूरी दुनिया के टूटने की जहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स सबके लिए थे, अमेरिकन रूल्स, और उस नई दुनिया को बनने की जहाँ पर हर बड़ी पावर का अपना ट्रेडिंग स्फीयर होगा, अपनी नेवी होगी और अपनी रूट्स प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रूल्स होंगे अपने पार्टनर्स के लिए। अमेरिका अपना स्फीयर, चाइना का अपना स्फीयर रशिया के साथ और इंडिया का भी अपना खुद का स्फीयर अभी के लिए, जो कि बीच में है लेकिन अनकंफर्टेबल और स्ट्रेटेजिक। ड्रोन स्ट्राइक्स भी अभी तक जारी है, सैंक्शन भी जारी है, लेकिन तेल हमेशा की तरह बिकते जा रहा है। और जो पहले यूएस अलाई चाइना की तरफ ऑफिशियली फ्लिप करेगा वो देश बताएगा कि अगले 10 साल कैसे दिखेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया को अपना रशियन ऑयल इंपोर्ट जारी रखना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम यहाँ उन खबरों के लिए जो हेडलाइंस में नहीं आती लेकिन आपकी जिंदगी पर असर डालती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्फॉर्म रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम।